गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कॉमन एरर्स की बात करेंगे। कॉमन एरर्स जो कि मिसलेनियस टॉपिक्स पर होंगे। आज का ये दूसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस कॉमन एरर्स की चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में जो कॉमन एरर्स की चर्चा किया गया है, पहले आप उसे स्वयं से बनाएं। स्वयं से बनाने के लिए आपको क्या एक छोटा सा काम करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप पहले उस लिंक पर जाएं। आप इसके द्वारा लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। फिर वहां पर पीडीएफ में क्वेश्चन मौजूद है। आप पहले उन मौजूद सवाल को आप पहले स्वयं से बनाएं। आप जहां से भी पढ़े हो, जो भी आपके पास ज्ञान हो, उस आधार पर आपसे जितना सवाल बनता है पहले आप उससे बनाएं। इसके बाद आप इस वीडियो को देख करके आप अपना परफॉर्मेंस को आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये ज्यादा बेहतर होगा डायरेक्ट वीडियो से कॉमन एरर सीखना। पहले आप खुद से बनाएं और इसके बाद आप स्वयं एनालिसिस करें। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत हम प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, थोड़ा इसको देखा जाए। कह रहा है क्या, दो द प्रोजेक्ट इज इन इट्स इन्फेंसी इट इज प्रोग्रेसिंग बाय द डे। कह रहा है क्या कि जो प्रोजेक्ट है अपनी शुरुआत अवस्था में है, लेकिन यह प्रगति दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। देखिए एक फ्रेज है बाय द डे। देखिए बाय द डे का मतलब क्या होता है, एक अलग चीज होता है। बाय द डे का मतलब दिन प्रतिदिन नहीं होता है। बाय द डे का मतलब होता है, अगर सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है दिन के दौरान। जबकि हमें चाहिए क्या, हमें हिंदी के अनुसार चाहिए दिन प्रतिदिन, कि जो प्रोजेक्ट है वो दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन के लिए ना हमें क्या लिखना होगा, बाय द डे नहीं लिखना होगा बल्कि डे बाय डे लिखना होगा। ठीक है ना, डे बाय डे का हिंदी होता है दिन प्रतिदिन। यदि कोई चीज दिन प्रतिदिन होता है तो वो चीज डे बाय डे होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम सुधार करके क्या करना चाहिए, बाय द डे की जगह पर हमें डे बाय डे करना चाहिए। हमारा फर्स्ट सवाल का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि तुम्हें अपने जो शिक्षक है, मेंटर का मतलब आप शिक्षक मान के चले। ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति किसी का मेंटर होता है तो उसका मार्गदर्शक होता है, शिक्षक होता है। ठीक है ना, मार्गदर्शक जो होते हैं ना वो मेंटर कहलाते हैं। तो तुम्हें अपने मार्गदर्शक जो भी हैं उनके प्रति तुम्हें आभारी होना चाहिए। देखिए इसमें जो ग्रेटफुल का जो यूज किया गया है ना वो गलत है। देखिए इस तरह का ग्रेटफुल पूरे डिक्शनरी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको आभारी कहना है तो ये ग्रेटफुल गलत है। ठीक है ना, ये ग्रेटफुल गलत है। इसके जगह पर कौन सा ग्रेटफुल होना चाहिए, तो उसका स्पेलिंग ये होता है। जो आभारी वाला जो ग्रेटफुल होता है ना उसका स्पेलिंग ये होता है। अगर आप किसी के प्रति ग्रेटफुल हैं तो आप उसके प्रति आभारी हैं। हालांकि हमें यही सही दिखाई देता है और हमें ये गलत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही सही है। ठीक है ना, अगर आप किसी के प्रति ग्रेटफुल हैं तो आप उसके प्रति आभारी हैं। आभारी कहने के लिए हमारे पास 2 वर्ड और भी हैं, थोड़ा उनको भी एक बार देख लिया जाए। तो एक वर्ड ऑब्लाइज्ड, अगर आप किसी के प्रति ऑब्लाइज्ड हैं आप उसके प्रति आभारी हैं। और एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं इंडेटेड, जिसको कहते हैं इंडेटेड। ठीक है ना, इस वर्ड में ना बी का उच्चारण नहीं होता है ना, बी साइलेंट होता है, बी का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं। तो ऑब्लाइज्ड और इंडेटेड का भी मतलब होता है आभारी। इसका मतलब है कि आभारी के लिए हमारे पास टोटल 3 वर्ड हैं। ठीक है ना, इन तीनों का हिंदी एक ही होता है, आभारी, और इनके साथ प्रीपोजिशन टू और फॉर दोनों का यूज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्रेटफुल जो दिया गया है, जो स्पेलिंग जो ग्रेटफुल ये जो दिया गया है उसके जगह पर ये होना चाहिए। तो हमारा 2 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड सवाल क्या कह रहा है कि द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, ठीक है ना, फॉर सेवरल आवर्स ए डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। इसका हिंदी क्या हुआ कि जो वेल नोन, वेल मतलब प्रसिद्ध, ठीक है ना, कि जो प्रसिद्ध जो पियानिस्ट था उसको भी प्रतिदिन, ठीक है ना, कई घंटे तक प्रैक्टिस करना पड़ता था। हालांकि वो फेम पर पहुंच गया था, इसके बावजूद वो प्रसिद्ध हो गया था, इसके बावजूद उसको प्रतिदिन उसको कई घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता था। देखिए इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश में 3 ऐसे पेयर हैं जिनका सीई भी होता है और जिनका एसी भी होता है। मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। 3 पेयर का मतलब, एक वर्ड है एडवाइस, वो सी से भी अंत होता है, उसका अंत एसी से भी होता है। एक वर्ड है प्रैक्टिस, इसका अंत सी से भी होता है,
इसका अंत एसी से भी होता है। और एक वर्ड है आपका डिवाइस, इसका अंत सी से भी होता है और इसका अंत एसी से भी होता है। चलिए, जो सी वाले वर्ड है ना ये नाउन है, आप ऐसे समझिए। जो सी वाले वर्ड है ना ये नाउन का काम करते हैं, आप ऐसे समझिए, ये नाउन है। और जो एसी वाले जो वर्ड है ना ये वर्ब है। चलिए, अब देखिए एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। जब नाउन है तो एडवाइस का मतलब क्या होगा? सलाह। एडवाइस जब वर्ब हो जाएगा तो इसका हिंदी क्या होगा? वर्ब में क्रिया होता है ना, सलाह देना। आइए, प्रैक्टिस अभ्यास, प्रैक्टिस ये वर्ब हो जाएगा, अभ्यास करना। डिवाइस का मतलब यंत्र, ठीक है ना, डिवाइस का मतलब यंत्र, उपकरण, औजार। और ये डिवाइस का मतलब होता है किसी यंत्र का आविष्कार करना। अगर आप किसी यंत्र का आविष्कार करते हैं आप उसे डिवाइस करते हैं। चलिए, अब यहां पर हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। तो टू के बाद क्या होता है? एक एलिमेंट्री बात है कि टू के बाद हम V1 का यूज करते हैं, नहीं, टू के बाद वर्ब का यूज होता है, नाउन का नहीं। इसका मतलब है कि वहां पर जो प्रैक्टिस, जो सी प्रैक्टिस है वहां पर एसी प्रैक्टिस होना चाहिए। अतः हमारा जो 3 का राइट आंसर क्या बनेगा? 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा। थोड़ा ध्यान दिया जाए, 3 का राइट आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर आगे मूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए कि 4 क्या कर रहा है। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर। वकील ने अपने जो भी है उसका क्लाइंट है या कंप्लेंट है उससे कहा कि तुम पेपर पर सिग्नेचर करो। साइन नहीं होता है। देखिए, साइन जब नाउन हो जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो साइन का हिंदी होता है चिन्ह। यहां पर चिन्ह का जरूरत नहीं है। पेपर पर कोई क्या व्यक्ति क्या करेगा? साइन करेगा कि सिग्नेचर करेगा? सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर नहीं। पेपर पर हस्ताक्षर होता है, तो यहां पर साइन की जगह पर सिग्नेचर का प्रयोग होना चाहिए। हमारा जो 4 का राइट आंसर बनेगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 देखा जाए, 5 सवाल क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। कह रहा है कि दो देयर इज आवरली बस सर्विस ऑन दिस रूट। इस रूट पर ना घंटे घंटा बस सर्विस है। कह रहा है क्या? ए नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग। और बहुत सारे लोग आज भी कष्ट झेल रहे हैं। क्यों? एज देयर इज नो बस शेल्टर हियर। क्योंकि वहां बस शेल्टर नहीं है। देखिए, जहां पर आदमी खड़ा रहता है धूप से बचने के लिए, वो शेल्टर नहीं कहलाता है। आप भी देखिएगा, बड़े बड़े शहरों में सड़क के किनारे इस तरह के छज्जे बने रहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति बस वगैरह का इंतजार करता है। उसको शेल्टर नहीं कहते, उसको शेड कहा जाता है। हम किसके नीचे खड़े होकर के धूप से बचते हैं? शेड के नीचे। शेल्टर तो शरण होता है। यहाँ पर शरण का सेंस नहीं, यहाँ पर शेल्टर का सेंस है। क्योंकि बस रूट में आप क्या मिलेगा? आपको शेल्टर मिलेगा कि शेड मिलेगा? शेड मिलेगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा 5 का आंसर सी होना चाहिए। वहां शेल्टर की जगह पर शेड की जरूरत है। 5 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, कह रहे क्या? वाइज मैन फॉलो नोबेल, ठीक है ना, आइडियाज वेयर एज फुल डिसरिगार्ड देम। कह रहे क्या कि जो बुद्धिमान आदमी है वो अच्छे विचारों को फॉलो करते हैं नहीं, और जबकि मूर्ख है वो उसको डिसरिगार्ड करते हैं। देखिए, पहले वर्ड का यहां गलत यूज किया गया, पहले इसको आप समझिए। नोबेल, यहां नोबेल की जरूरत नहीं है। नेक, नेक कहने के लिए नोबल होता है, नोबेल नहीं होता है, नोबल होता है। ये जैसे कोई व्यक्ति होता है ना नोबल पर्सन, नोबेल नहीं होता, नोबल होना चाहिए। वहां पर वर्ड का ना गलत इस्तेमाल किया गया है। इस तरह का वर्ड नहीं है, वर्ड हमें ये चाहिए, ठीक है ना। नोबल का मतलब नेक, भद्र, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर नोबेल की जगह पर नोबल की जरूरत है। हमारा 6 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए, हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है क्या? द नोबेल ऑफिसर्स, करे क्या? द नोबेल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फॉट द पायरेट्स, ठीक है। चलिए, हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मेनी इयर्स, यानी कि जो नाविक, जो नेवी के जो अधिकारी थे, उन्होंने डाकू से, पायरेट का मतलब क्या होता है? देखिए, समुद्री डाकू को क्या कहा जाता है? पायरेट। पहले अपना वर्ड पावर भी अच्छा कीजिए। पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू। तो कह रहा है क्या कि जो नेवी के अधिकारी थे, ठीक है ना, ये समुद्री डाकू से बहुत जम के लड़े, सक्सेसफुली फाइट किए, जो कि बहुत सालों से लूट रहे थे, ठीक है ना। समुद्री डाकू तो लूटेंगे ही। देखिए, यहाँ पर नोवेल, नोवेल का मतलब नाभि होता है। देखिए, इन नाभि जो है ना, इसका अंग्रेजी नोवेल होता है। अब बताइए कि आपको यहाँ पर नौसेना का ना जरूरत है, नोवेल का मतलब नाभि। आज जबकि यहाँ पर है कि नौसैनिक अधिकारी,
तो इसका मतलब है कि वो नवल नवल होता है, नॉवेल नहीं होता है। ये तो नाभि का अंग्रेजी है, या नाभि का क्या सेंस है? हमें नौसेना कहने के लिए नवल का जरूरत है। नेवी का एडजेक्टिव नवल होगा, नॉवेल नहीं होगा। अगर नेवी अगर नाउन है, अगर आप ऐसे समझिए, नेवी अगर नाउन है तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? नॉवेल नहीं होगा, है ना। इसका जो एडजेक्टिव होगा वो नवल होगा। तो ऑफिसर तो कौन से ऑफिसर थे? नवल ऑफिसर थे। इसका मतलब कि वहां पर नॉवेल के जगह पर, है ना, नवल की जरूरत है। पहले आप ऐसे समझिए, नवल का मतलब नौसैनिक, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। नौसैनिक को ना नवल कहते हैं। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमें 7 के आंसर में क्या प्राप्त हुआ? 7 के आंसर में ए प्राप्त हुआ। आते 8 के तरफ। 8 क्या कर रहा है? थोड़ा 8 को देखा जाए। करेक्ट, इफ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम मुझे सच बोलने की अनुमति देते हो, ठीक है ना, आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन, तो मैं बिना हिचकिचाहट का कहूंगा दैट यू हैव डन ए मिस्टेक। देखिए, गलती करने का अंग्रेजी क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध ये तो अंग्रेजी है, इसे मतलब ये बहुत सीरियस अंग्रेजी नहीं है। मिस्टेक को डू नहीं करते, मिस्टेक को कमिट करते हैं, मेक करते हैं। तो क्या करते हैं ना, मेक ए मिस्टेक। डन ए मिस्टेक की जगह पर क्या होना चाहिए? मेक ए मिस्टेक। हमारा ये सही है, ठीक है ना। हम मिस्टेक को डन नहीं करते, डन ए मिस्टेक नहीं होता, इस तरह का कोई बात ही नहीं होता है। डन ए मिस्टेक ये तो गलत है, इसके जगह पर होना चाहिए मेक ए मिस्टेक। तो वाक्य पास्ट टेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डन के जगह पर क्या हो जाएगा? मेड हो जाएगा। नहीं, डन के जगह पर हम क्या लिखेंगे? मेड लिखेंगे। तो मेड ए मिस्टेक होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारा 8 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए 9 नंबर की ओर देखते हैं। चलिए, करे क्या? द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस जोन्स, यानी कि जो जॉब है ना वो मिसेस जॉन के दिशा निर्देश में। देखिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर वर्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है। डायरेक्ट मतलब एक अलग चीज होता है, ये तो सीधा। और दिशा निर्देश के लिए ये तो सीधा, डायरेक्ट मतलब सीधा। और दिशा निर्देश के लिए डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्शंस होना चाहिए। नहीं, डायरेक्शंस होना चाहिए। तो डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशा निर्देश, यानी कि ये जो काम है ना ये किसके दिशा निर्देश में हो रहा है? तो मिसेस जॉन्स के दिशा निर्देश में हो रहा है। वहां सीधा का कोई जरूरत ही नहीं है, वहां दिशा निर्देश का जरूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम वहां में डायरेक्ट की जगह पर डायरेक्शंस की जरूरत है। अतः हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 10 की तरफ आते हैं। 10 सवाल को देखा जाए। 10 सवाल क्या कह रहा है? क्या? आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव माई ऑब्जेक्ट। देखिए, वहां पर ऑब्जेक्ट का गलत यूज किया गया है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है वस्तु। और जबकि वहां पर है कि उद्देश्य, लक्ष्य। कर रहा है क्या कि मैंने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, एक बहुत फेमस इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बहुत टॉप क्लास का ये इडियम है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो इसका हिंदी होता है कोई कसर नहीं छोड़ना, ठीक है ना, यानी कि हर तरह का कोशिश कर लेना। तो ये व्यक्ति कह रहा है क्या कि मैंने अपने लक्ष्य को पाने में, ठीक है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। ऑब्जेक्ट तो वस्तु होता है, हमें लक्ष्य के लिए ना वर्ड चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव लक्ष्य, उद्देश्य, जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 10 का राइट आंसर सी होगा। चलिए हम लोग अब 11 की ओर आते हैं। देखते हैं 11 नंबर क्या है। करेंगे द सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड ट्रेल ऑफ मिजरी होना चाहिए। देखिए, वो ट्रायल है, ट्रायल का मतलब मुकदमा होता है। पहले आप ऐसा समझिए, ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, और ट्रेल होना चाहिए ना, मुसीबतों का पहाड़ छोड़ दिया, दुखों का पहाड़ छोड़ दिया। पहाड़ का मतलब एक दुख, दो दुख, तीन, मतलब दुख पर दुख आते गए ना, वो दुखों का पहाड़ हो गया। वहां ट्रेल की जगह ट्रायल की जगह पर क्या होना चाहिए? ट्रेल होना चाहिए। देखिए स्पेलिंग हमारा ये होना चाहिए, बहुत जबरदस्त। ये इस तरह के तो अगर कॉमन एरर्स आ जाएंगे तो अच्छों का छक्के छूट जाएगा। बस इसके लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे एरर्स बनाने के लिए ना प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस में आप रहिएगा तो ये बनेगा। नहीं तो जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कॉमन एरर आ जाए, और आया ही है, तो आपके लिए घनघोर प्रॉब्लम शुरू करेगा। आप समझिए कि प्रॉब्लम का पहाड़ टूट जाएगा। तो ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा। कोर्ट में क्या होता है? किसी व्यक्ति का ट्रायल चलाया जाता है। जबकि हमको कहना है कि मुसीबतों का पहाड़,
ठीक है ना। तो ट्रेल ऑफ मिजरी होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना, ट्रायल की जगह पर ट्रेल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम कहां संशोधन कर रहे हैं, बॉक्स सी में, यानी कि 11 का राइट आंसर हमारा होगा सी होगा। चलिए 12 नंबर की ओर आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, करेक्ट स्पीच वाज गिवन टू द मैन टू कंसील हिज थॉट, ठीक है ना। देखिए कंसील का ना गलत इस्तेमाल किया गया है। देखिए यदि आप कोई चीज को छिपाते हैं तो इस तरह का तो कोई वर्ड होता नहीं है, पहले आप ऐसा समझिए। छिपाने के लिए ना इस तरह का वर्ड होता है कंसील। अगर आप कोई चीज को कंसील करते हैं, आप उसे छिपाते हैं, प्रकट नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कंसील के जगह पर हमें कंसील की जरूरत है। 12 का राइट आंसर होगा सी। आइए 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए, 13 सवाल क्या कर रहा है, ए बर्ड इन द ट्री इज वर्थ टू इन द बुश। कर रहा है क्या कि जैसे कि निश्चित को छोड़कर निश्चित की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ ट्री की जगह पर हैंड होना चाहिए। प्रोवर्ब क्या कहता है, प्रोवर्ब किस तरह से है, प्रोवर्ब आपका इस तरह से है, ए बर्ड, ठीक है ना, इन द हैंड, ठीक है ना। यहाँ पर जो इसके बाद बाकी चीज आपके क्वेश्चन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ट्री की जगह पर हैंड की जरूरत है। प्रोवर्ब में ना हैंड का यूज किया गया, ट्री का नहीं यूज किया गया है। अब प्रोवर्ब में जो वर्ड होते हैं ना वो बदलते नहीं है। अगर आप ये सोचिएगा कि जो हैंड है वो उसको ट्री में बदल दे तो वर्ड को हम फिर कोई दूसरे जानवर में भी बदल सकते हैं। लेकिन प्रोवर्ब में जो वर्ड्स होते हैं ना वो फिक्स और फिक्स होते हैं, कोई तरह का हेरफेर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैंड के जगह, सॉरी, यहाँ पर ट्री के जगह पर हैंड की जरूरत है। हमारा जो 13 का राइट आंसर ये होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 14 क्या करे, स्टडी इज गोइंग अंडर वे। बस यहीं पर कॉमन एरर मिल गया हमें। देखिए गो और अंडर वे का एक ही मतलब होता है। गो और अंडर वे का मतलब होना, गुजरना, आप ऐसे समझिए। या तो आप गो लिखिए या तो अंडर वे लिखिए, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहां पर अंडर वे रहने देते हैं या गोइंग भी रहने देते हैं, हम कुछ भी एक को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर ये होगा। चलिए हम लोग 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर है क्या, इन 20 रेक्स, है ना, रेक्स मतलब टक्कर समझिए, ठीक है ना। जब कोई चीज रेक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए कि जब कोई वाहन टकराता है किसी वाहन से तो उसके परखच्चे पार्ट पार्ट उड़ जाते हैं, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि एक साइकिल ट्रक से टकरा जाए तो साइकिल का क्या होगा, कच्चूमर निकल जाएगा, हैंडल पैंडल सब तीतर बीतर हो जाएगा। तो जो पार्ट पुर्जे होते हैं ना वो रेक्स कहलाते हैं। जैसे शिप रेक्स, जब नाव का जहाज जब टूट जाता है, सॉरी समुद्र का जहाज जब टूट जाता है तो उसके ना पार्ट पार्ट अलग हो जाते हैं, जहाज बिखरता। एयर क्रैश में देखते हैं प्लेन के ना परखच्चे उड़ जाते हैं, तो वो जो परखच्चा का अंग्रेजी है ना वो रेक्स है। मतलब रेक्स को आप सिंपल भाषा में समझिए कि उसको आप परखच्चा समझिए। अभी तो हिंदी आपको समझना होगा, सर कहिए कि परखच्चा क्या होता है। पार्ट पार्ट आप ऐसा समझिए, जैसे कि साइकिल का हैंडल पैंडल सब निकल के फेंका गया, हैंडल पैंडल को क्या कहेंगे, है ना, रेक्स कहेंगे। एनीवे अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करे क्या, इन 20 रेक्स, ऐसे 20 टक्कर में, ठीक है ना, 5 लाइफ्स वीआर फॉर्चुनेटली लॉस्ट। अब बताइए जीवन जा रहा है, कह रहा है फॉर्चुनेटली, जीवन जाएगा तो ये भाग्यशाली वाला चीज है कि दुर्भाग्यशाली वाला चीज है, दुर्भाग्य वाला चीज है। अगर किसी का जीवन चला जाए, 5 उसमें मृत्यु हो जाए, तो इसमें फॉर्चुनेटली वाली कौन सी बात है भाई, होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 5 लोग मर गए, है ना। 20 टक्कर में ना 5 लोग मर गए, इसको ना दुर्भाग्य माना जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जहां पर आपको फॉर्चुनेटली नजर आ रहा है वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, जिसका हिंदी होता है दुर्भाग्यवश। चलिए इसका मतलब है कि हमारा क्या होना चाहिए आंसर, 15 का राइट आंसर सी होना चाहिए। आते हैं 16 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, इट इज नॉट गुड टू ब्रीड ओवर पास्ट फेलियर। करे क्या, हिंदी इसका पहले निकालते हैं कि जो असफलताएं हो चुकी हैं, जो असफलताएं हमें मिल चुकी है, अब उस पर ना चिंतन करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ब्रीड ओवर नहीं होना चाहिए, ब्रीड ओवर के जगह पर यहाँ पर ब्रूड ओवर होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रीड के जगह पर वहां क्या होना चाहिए, ब्रूड होना चाहिए। ब्रूड मतलब होता है चिंतन करना, मंथन करना। अगर आप किसी चीज पर ब्रूड करते हैं, आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं,
ठीक है ना। चलिए इसके और सिनोनिम्स हम क्या लिख सकते हैं चिंतन करने के लिए, और क्या क्या वर्ड हम दे सकते हैं, तो इसके लिए हम दे सकते हैं डेलिबरेट चिंतन करना, पॉन्डर चिंतन करना, और भी कई तरह के वर्ड हैं। ये दो वर्ड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, डेलिबरेट और पॉन्डर। चलिए तो इसका मतलब है कि ब्रीड के जगह पर वहां जरूरत है ब्रूड का। नंबर 16 का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। चलिए हम 17 नंबर की ओर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए 17 नंबर का कर है क्या, ही वॉज कन्फर्ड टू हिज बेड बाय इलनेस। देखिए यहाँ कर है क्या कि वो अपने बीमारी से बेड पर आ गया है, मतलब बेड से उतर नहीं सकता है, बेड पर ही सीमित हो गया है, बेड पर ही सिमट के रह गया है। देखिए कन्फर का मतलब क्या होता है, पहले कन्फर जो दिया गया पहले इसका तो मतलब समझ ले, तब ना हम समझेंगे कि ये वर्ड यहाँ नहीं होना चाहिए। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना। अगर आप किसी को कोई चीज कन्फर करते हैं तो आप उसे देते हैं, प्रदान करते हैं। प्रदान करना है ना, ठीक है ना, सुपुर्द करना, ये कन्फर होता है। चलिए अब यहाँ पर बेड में प्रदान करने का कोई सेंस ही नहीं है। ये इसका मतलब है कि अपने बीमारी से वो बेड पर आ गया है, आप ऐसा समझिए। तो यहाँ पर कन्फर के जगह पर क्या होना चाहिए, कन्फाइन होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों एक समान दिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर वाक्य में जो जरूरत है वो कन्फाइन का जरूरत है, कन्फर का नहीं। कन्फाइन का मतलब क्या होता है, पड़े रहना, यानी कि वो बेड पर वो पड़ा रहा, आप ऐसा समझिए। किसी जगह पर अगर आप पड़े हुए हैं तो आप उस जगह में कन्फाइन है। ओके, इसका मतलब है कि वहां पर 17 का आंसर क्या होगा, ए होगा। कन्फर के जगह पर हमें कन्फाइन की जरूरत है। चलिए नंबर 18 की ओर देखते हैं। नंबर 18 क्या है, द पीएचडी डिग्री। आप देखिए सवाल को, द पीएचडी डिग्री was conferred on him in the convocation। अब देखिए कन्फाइड का मतलब क्या होता है, पहले अर्थ पहले समझिए। जो वर्ड्स दिया गया ना पहले उसका अर्थ निकालते हैं। कन्फाइड का मतलब होता है किसी को अपनी बात बताना, ठीक है ना। अगर आप अपनी बात किसी को बताते हैं तो कन्फाइड करते हैं, मतलब कि विश्वास करना, किसी व्यक्ति में विश्वास करना, किसी व्यक्ति को अपनी बात बताना। चलिए ये कन्फाइड का मतलब है। यहां पर ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, यहां पर बात बताने वाला कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। डिग्री को क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। किसी व्यक्ति को डिग्री प्रदान किया जाता है, यानी कि जरूरत किसका है, कन्फर का। कन्फाइड का जरूरत नहीं है, जरूरत है कन्फर का। इसका मतलब है कि हमारा 18 का आंसर क्या होने वाला है, बी। कन्फाइड जहां लिखा है ना वहां पर होना चाहिए कन्फर। चलिए हम आते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर सवाल देखते हैं। द पीपल गैदर्ड एट द फंड रेल टू पे रेस्पेक्ट। देखिए आप किसको श्रद्धांजलि देते हैं ना तो पे रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, पे रेस्पेक्ट गलत है। श्रद्धांजलि देना के लिए पे रेस्पेक्ट नहीं होता है, पे होमेज होता है। क्या होता है, पे होमेज होता है। रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी मृतक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो पे होमेज करते हैं। अगर आप किसको पे होमेज करते हैं आप उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो पे रेस्पेक्ट की जगह पर क्या होना चाहिए, पे होमेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि 19 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है क्या, बिफोर एवरी मील, प्रत्येक भोजन के पहले, ठीक है ना, द हेड ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का मुखिया है, ठीक है ना, वुड प्रोवोक गॉड्स ब्लेसिंग्स, गॉड का आशीर्वाद मांगते हैं कि हे भगवान हमें आप मतलब आशीर्वाद दें। देखिए गॉड के मामलों में वर्ड प्रोवोक नहीं होगा, गॉड के मामलों में ना वर्ड इन्वोक होता है। अगर आप किसी आत्मा को, किसी भगवान को अगर आप याद करते हैं, आह्वान करते हैं, ठीक है ना, आह्वान करना, ठीक है ना, बुलाना, हे भगवान आप मेरी मदद करें, तो आप गॉड को क्या करते, प्रोवोक मतलब होता है उकसान। देखिए अब यह उकसाने का कोई मामला है, कोई मूर्ख भी कहेगा कि यह गलत है। ये तो बहुत ही सरल सोच है कि भगवान को यहाँ पर उकसाने का कोई मामला ही नहीं है। भगवान का आप आह्वान करते हैं, हे भगवान आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, तो प्रोवोक हमारा गलत है, इन्वोक होना चाहिए। इन्वोक का मतलब होता है आह्वान करना। चलिए यहां पर हम आते हैं, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रोवोक के जगह पर इन्वोक होना चाहिए। 20 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 21 की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलिए 21 कह रहा है क्या कि ऑन द बिजी नेशनल हाईवे 40 वी विटनेस्ड ए कोलूजन बिटवीन ए ट्रक एंड ए बस। दो वाहन के बीच क्या होता है, देखिए कोलूजन का अर्थ देखते हैं। कोलूजन का अर्थ होता है समझौता, मिली भगत। आप इसको सरल भाषा में समझिए, अगर दो व्यक्ति के बीच अगर कोलूजन है तो उनकी मिली भगत है, आपस में साठ गांठ है ना। आप इसको मिली भगत नहीं समझते हैं तो साठ गांठ समझ लीजिए। दो तरह के गलत व्यक्तियों में क्या होता है, साठ गांठ होता है। जैसे कि पुलिस और चोर के बीच क्या है, साठ गांठ है। पुलिस अपराधी के बीच क्या है, साठ गांठ है। आइए यहाँ पर साठ गांठ का कोई मतलब नहीं है। दो वाहन आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। वहां पर कोलिजन की जगह पर क्या होना चाहिए, कोलिजन, ठीक है ना। टक्कर कहने के लिए हमें कोलिजन की जरूरत है। ओके, इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। 21 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आते 22 की तरफ। 22 का क्या, एन इंडियन शिप लैडिंग विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशन। देखिए ड्रोन व्यक्ति होता है, ड्रोन व्यक्ति करता है। ड्रोन का मतलब था डूब के मर जाना। पहले आप ऐसे समझिए। देखिए जहाज क्या करेगा, पहले आप यहां से समझिए। ड्रोन जो होता है वो व्यक्ति करता है। ड्रोन का मतलब होता है डूबना व्यक्ति के सेंस में। लेकिन अगर कोई जहाज, कोई नाव अगर डूबता है या कोई वस्तु डूबता है तो उसके लिए वर्ड, कॉमन वर्ड हम सिंक इस्तेमाल करते हैं। सिंक मतलब ये होता है डूबना, लेकिन वस्तु के सेंस में। डूबने के लिए दो अंग्रेजी, वो डूब गया, वो डूब कर मर गया, ये व्यक्ति है। तो व्यक्ति क्या करेगा, ड्रोन करेगा। पहले आप ऐसे समझिए। लेकिन जहाज या नाव ये क्या करेगा, ये सिंक करेगा। तो जहां पर आपको ड्रोन दिखाई देता है वहां पर सिंक का V2 सैंक और भीतरी संक, यानी कि वहां पर संक की जरूरत है। जहां पर ड्रोन लिखा हुआ है ना, वहां पर जरूरत संक की है। इसका मतलब है कि हमारा 22 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते 23 की ओर। 23 का है क्या, दिस प्रैक्टिस डजंट कंफर्म टू द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी। यानी कि कमिटी द्वारा जो रूल जो दिया गया है, रूल जो निर्धारित किया गया है, ठीक है ना, तो लोग उसका पालन नहीं करते हैं। आइए चलिए थोड़ा सा इसको समझा जाए। देखिए कंफर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप कुछ को कंफर्म करते हैं तो आप उसे सुनिश्चित करते हैं। आप उसे सुनिश्चित करते, थोड़ा ध्यान दिया जाए। कंफर्म कर देते सुनिश्चित करना। जबकि यहाँ पर बात है आप किसी प्रैक्टिस का, किसी काम का आप पालन करेंगे या नहीं करेंगे, जो कमिटी द्वारा जो रूल जो निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, यहाँ पर होना चाहिए कंफर्म। कंफर्म नहीं, कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म का अर्थ होता है पालन करना, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, हमारा राइट आंसर कंफर्म के जगह पर कंफर्म होना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए आते हैं 24 की ओर। 24 देखते हैं। कह रहा क्या, छत्रपति शिवाजी सक्सेशन, ठीक है ना, एज ए फाइटर एंड लीडर, आप देख रहे हैं, इज इनकॉम्परेबल। देखिए वहां सक्सेशन की जगह पर ना सफलता की जरूरत है। यानी कि जो शिवाजी की सफलता है किस रूप में, फाइटर के रूप में और एक लीडर के रूप में, वो अतुलनीय है। मतलब आप उसकी किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सक्सेशन की जगह पर सक्सेस का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। सक्सेस हमारा सही वर्ड है, सफलता का यहाँ सेंस है। तो इसका मतलब है कि 24 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 24 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 25 में हम लोग क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। देखिए पहले मेरी बात समझिए, ओपिनियन और अकॉर्डिंग टू एक साथ नहीं होगा, दोनों का मतलब होता है के अनुसार। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू के अनुसार और अकॉर्डिंग टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू का हिंदी होता है के अनुसार। और एक बड़ा बात आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के साथ अकॉर्डिंग टू का प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू मी, ये गलत है। फर्स्ट पर्सन के साथ ये प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होता। हाँ, इसका प्रयोग हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं। ये वाक्य ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, ये ठीक है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ही, ये ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब बात, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये ठीक है। ये सब जो है ना थर्ड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू हिम होना चाहिए। चलिए
कहने का तात्पर्य क्या है कि हम अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं करते हैं। तो मेरे अनुसार अगर कहना है कि मेरे अनुसार आप सबसे अच्छे हैं, मेरे अनुसार आप सबसे गलत है, तो अकॉर्डिंग टू मी की जगह पर क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए इन माई। हम ऐसे कहना होगा इन माई ओपिनियन। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जो देख रहे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, इसके जगह पर होना चाहिए इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग आते हैं 26 की ओर। सवाल नंबर 26। चलिए 26 को देखा जाए। कह रहे क्या, ही एडवाइज्ड मी, बस यहीं पर गलत है ना, यहीं पर रुक जाना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एडवाइस जो है ना ये नाउन है, ये नाउन है, पहले आप ऐसा समझे। हमें शुरू में गलत मिल गया, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। चलिए एडवाइस नाउन है, V2 किसका होगा, ईडी कब लगेगा, भर में। तो V2 इसका क्या होगा, या V3 क्या होगा, एडवाइस ऐसे ना होगा, भर में ना हम ईडी लगाएंगे। इसका मतलब हमारा इसके जगह पर ये होना चाहिए, ये एडवाइस्ड में, ये इसके जगह पर ये होना चाहिए। ये तो गलत है, ये तो डी किस में लगेगा, भर में लगेगा, भर है नहीं। सी वाला तो नाउन होता है, अभी बात हुआ है, सी वाला क्या होता है, नाउन होता है। हमें डी लगाना है तो भर में ना लगेगा, तो हमारा एसी होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो आप ये देख रहे हैं, जो आप ये देख रहे हैं, उसके जगह पर ये होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। 26 का राइट आंसर ये होगा। आइएगा 27 में। 27 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। चलिए 27 सवाल कर रहा है क्या, इट वॉज ओनली वेन दे मेट हिम दे फाउंड ही हैड ए चाइल्डिश सिंप्लिसिटी अबाउट हिम। देखिए चाइल्डिश का मतलब क्या होता है, पहले आप वर्ड को पहले समझे, सारा वर्ड का गेम है यहाँ पर। चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, चाइल्डिश का मतलब होता है बचकाना, जैसे किसी का बचकाना हरकत होता है। और जबकि यहाँ पर बच्चे लायक, बच्चे जैसे बच्चा सोचता है ना वैसा, पर क्या है, चाइल्डिश सिंप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, बच्चा की तरह सिंप्लिसिटी। यानी कि चाइल्डिश की जगह पर क्या होना चाहिए, चाइल्ड लाइक, है ना। चाइल्डिश की जगह पर क्या होना चाहिए, चाइल्ड लाइक होना चाहिए, बच्चे की तरह, है ना। बचकाना का वहां सेंस नहीं है, बच्चे की तरह का सेंस है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इट वॉज ओनली वेन दे मेट हिम, जब उससे लोग मिले, है ना, दे फाउंड, तो लोगों ने पाया। इसमें तो भोलापन है। अब भोलापन किसकी तरह होता है, बचकाना भोलापन है कि बच्चे की तरह भोलापन। ठीक है, तो बच्चे की तरह भोलापन, इसका मतलब है कि 27 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। जहां पर आप देखते हैं चाइल्डिश, उसके जगह पर होना चाहिए चाइल्ड लाइक। ठीक, 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर को देखा जाए। करेक्ट, गिव योर आंसर्स इन योर वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल के जगह पर प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, ठीक है ना, जहां तक संभव हो सके। प्रैक्टिकल का मतलब तो प्रायोगिक होता है, यदि कोई चीज प्रैक्टिकल है तो इसका तो मतलब है कि वो प्रायोगिक है। तो प्रैक्टिकल के जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिकेबल होना चाहिए, नहीं जहां तक संभव हो सके। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा 28 का राइट आंसर सी बनेगा। चलिए 29 की ओर आते हैं। 29 सवाल क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। करेक्ट, द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट, ठीक है ना, ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 26। देखिए डेट लिखने का तरीका क्या है, मान के चलिए क्या 17 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर 2022। ब्रिटिश जो स्टाइल का ऐसे कहता है 17 अक्टूबर 2022। ये ब्रिटिश अंग्रेजी है, बीआरई का मतलब ब्रिटिश इंग्लिश समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, टॉप क्लास का बात है। हम डेट को कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो 17 अक्टूबर आज है, अगर हमको कहना है कि 17 अक्टूबर 2022, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश कैसे लिखता है, अक्टूबर 17 2022। ये एमी का मतलब अमेरिकन इंग्लिश समझा जाए। एक और है अक्टूबर 17 2022। चलिए आज भी हम लोग, अमेरिकन इंग्लिश तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जो एग्जामिनेशन जो पद्धति है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश को ही मतलब एक्सेप्ट करता है। हमारे देश में अभी भी जो इंग्लिश एग्जाम से लिए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश लिया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश नहीं लिया जाता है। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश गलत नहीं है ना, ये एकदम सुपर परफेक्ट है, ये भी एकदम सही है, लेकिन अभी भी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ब्रिटिश इंग्लिश को ही एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि जो आपको जून 26 नजर आता है,
ये क्या किस रूप में होना चाहिए? जून 26 के बजाय हमको क्या लिखना चाहिए? ये तो अमेरिकन इंग्लिश है ना, हमें ब्रिटिश इंग्लिश की ओर जाना है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में जाने के लिए हम ऐसे कहेंगे 26 जून को हम इस तरह से लिखेंगे। इसको ब्रिटिश स्टाइल माना जाएगा और यही एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सही माना जाएगा। इसका मतलब है कि 29 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए 30 की ओर आते हैं। 30 सवाल क्या कहता है? एजुकेशन इज द ओनली, देखिए अफेक्टिव टूल के जगह पर इफेक्टिव टूल होना चाहिए, ठीक है ना। अफेक्टिव का ऐसा कोई प्रयोग नहीं होता है, अफेक्टिव गलत है, ठीक है ना। वहां पर इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावशाली। प्रभावशाली का वहां सेंस है, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहां पर हमारा जो सही आंसर है अफेक्टिव के जगह पर इफेक्टिव, 30 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अब हम आते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि द प्रोफेसर, क्वेश्चन को देखा जाए, द प्रोफेसर रिसेंटली डिस्क्राइब्स 1500 टेस्ट, ठीक है ना, इन विच ब्लाइंड पीपल पास्ड विथ ग्रेटर, ठीक है ना, इज देन दोज हु कुड सी। देखिए इतना बड़ा की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एरर्स तो बड़े बड़े पीओ वगैरह में देखिएगा ना, एरर्स लंबे लंबे एरर्स मिलेंगे, सीजीएल में लंबे लंबे एरर्स मिलेंगे, लेकिन बस ये आपको एक भरमाने का एक तरीका है। क्या पूरा लाइन पढ़िए, एरर्स तो बहुत मामूली से मिलेंगे। देखिए आप टेस्ट को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। टेस्ट को आप किसी जांच को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, किसी जांच को डिस्क्राइब थोड़ी किया जाएगा, किसी जांच को ना कंडक्ट किया जाएगा। कोई वैज्ञानिक किसी जांच को क्या करता है, किसी टेस्ट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब की जगह पर कंडक्ट की जरूरत है। 31 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए 32 सवाल की ओर देखते हैं। 32 सवाल क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। चलिए 32 सवाल अगर आप देख रहे हैं, पॉलिसी मेकर विल थिंक हार्ड अबाउट क्रिएटिंग एन एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट द कैप्चर ऑफ रेगुलेटरीज बाय स्पेशल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर कैप्चर के जगह पर वायोलेशन होना चाहिए। कोई नियम कानून को आप क्या करेंगे, पकड़ेंगे कि आप उसका उल्लंघन करेंगे, है ना। रेगुलेटरीज का क्या करेंगे, रेगुलेटरीज का जो नियमावली है उसका क्या लोग करेगा, उसका लोग उल्लंघन करेगा। यानी कि जहां पर आपको कैप्चर नजर आता है, कैप्चर के जगह पर हमें वायोलेशन की जरूरत है। इस वाक्य में कैप्चर का प्रयोग गलत हुआ है, इस वाक्य में वायोलेशन की जरूरत है। ओके, इसका मतलब है कि हमारा 32 का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, 32 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए 33 की ओर देखा जाए। 33 सवाल क्या कहता है, करेक्ट स्ट्रिंजेंट पेनाल्टीज हैव ए लोअर चांस ऑफ बीइंग इम्पोज्ड कंपेयर्ड टू फाइन्स दैट आर एप्रोप्रिएट टू द ऑफेंड। देखिए टू द के बाद नाउन की जरूरत है ना। तो इस ऑफेंड का मतलब होता है अपमानित करना, थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर आप किसी ऑफेंड करते हैं आप उसको अपमानित करते हैं, लेकिन ये अपमानित करने का वाक्य में कोई भाव नहीं है। यहाँ पर फाइन आप किस पर लगाइएगा, जुर्माना किस पर लगाइएगा, अपराध पर लगाइएगा, ठीक है। तो अपराध के लिए ना ऑफेंड नहीं होता, अपराध के लिए ऑफेंस होता है। ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ठीक है। आप फाइन देखिएगा ना, क्वेश्चन में फाइन दिया गया है, जुर्माना, जुर्माना आप अपराध पर लगाइएगा। इसका मतलब है कि 33 का राइट आंसर जो ऑफेंड दिखाई देता है वहां पर ऑफेंस होना चाहिए। 33 का राइट आंसर सी होगा। आइएगा 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 34 सवाल क्या कहता है कि व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप पॉज एंड थिंक, ठीक है ना। व्हेन वी आर एबल टू स्टॉप पॉज एंड थिंक, जब हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, मोर अबाउट आवर एक्शंस वर्ड्स एंड थॉट्स, वी बिगिन टू सी द कॉज एंड इफेक्ट। देखिए कॉज क्या है, वहां पर नाउन है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। एंड क्या करेगा, दो बराबर चीजों को जोड़ेगा। कॉज नाउन है तो नाउन एंड नाउन, वहां पर अफेक्ट का वहां जरूरत है भी नहीं, वहां पर वर्ब की जरूरत नहीं है, अफेक्ट वर्ब है। इसके जगह पर क्या जरूरत है, इफेक्ट की जरूरत है, जो कि नाउन होना चाहिए। इसका मतलब है कि भले बड़े बहुत बड़े बड़े लंबे आपको कॉमन एरर दिखाई देते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप भी इतना ही फ्लुएंटली आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर अफेक्ट की जगह पर इफेक्ट की जरूरत है, जरूरत हमारा आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए आते हैं 35 सवाल क्या कहता है, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज
थॉरली प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ द डिजास्टर। देखिए प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, पहले आप ऐसे समझिए, वर्ड का पहले अर्थ समझना जरूरी है एरर पकड़ने के लिए। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है ना, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर सिद्धांत का कोई सेंस नहीं है। प्रिंसिपल कॉजेज का मतलब मुख्य कारण, मुख्य कारण। तो मुख्य के लिए ना आपको ये प्रिंसिपल की तरफ आना होगा, मुख्य के लिए आपको ये प्रिंसिपल की तरफ आना होगा, यानी कि इस प्रिंसिपल के जगह पर कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल होना चाहिए, जरूरत इसका नहीं है, जरूरत इसका है। ओके, तो इसका मतलब होता है मुख्य। चलिए, तो इसका मतलब है कि 35 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। बच्चों हमारा आज का ये जो प्रैक्टिस सेशन इतना ही रहा। एक बार मैं आपको फिर से कहूंगा, ये पूरा वीडियो देखने के बजाय आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, ठीक है ना। आप लिंक पर जाइएगा तो आप टेलीग्राम चैनल में मौजूद पीडीएफ में सवाल पड़े हुए हैं। पहले आप इस 35 सवाल को आप एक बार अपने से बनाइए, पहले अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, देखिए कि हम जो पढ़े हैं वो कितना कारगर साबित हो रहा है। इसके बाद आप इस वीडियो को देख करके आप अपना एनालिसिस कीजिए कि हम क्या सोच रहे थे, यहाँ क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आज की बात बस इतना ही रहेगा। हमारा ये जो मिसलेनियस कॉमन एरर का सीरीज अभी आगे जारी रहेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को आप आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें, अपने रिलेटिव्स, अपने ग्रुप्स में आप इसे फैलाएं ताकि दूसरे भी आपकी तरह बेनिफिट पा सकें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और कुछ बेहतर किया जा सकता है और बेहतर की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।